कैन एनीवन हियर मी? कोई मुझे सुन सकता है क्या? Yes, sir. ओके, सो गौरव, आई एम टेलिंग यू दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास एट 2:05. ओके, मैं 5 मिनट तक का यहाँ पर वेटिंग टाइम देखता हूँ, सभी लोग आ जाएंगे तब तक, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. या एंड एज आई हैव टोल्ड यू, मतलब मुझे कॉलेज से बताया गया कि आपको 2:15 पे जितने भी बच्चे रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, उन सारे बच्चों की अटेंडेंस को कैप्चर कर लेना है, ठीक है? सो आई एम टेलिंग यू, मेरे पास एक सिंगल बटन होगा एट 2:15. मैं उसको प्रेस कर दूंगा, उतने समय पे जो लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है? सो शैल वी कंटिन्यू? हम लोग शुरू करें? सर जिसका नेटवर्क चला व्हाट हैपेंड? जाएगा वो। व्हाट हैपेंड? क्या कह रहे हैं आप? हेलो यस यस, बोलें। हेलो मैं सुन रहा हूँ, बोलते सर, रहिए प्लीज। हाँ, जिसका जिसका नेटवर्क जिसका नेटवर्क चला जाएगा वो ज्वाइन रहेगा तो फिर बाहर निकल जाता है, देखता है लेफ्ट हो गया। नो नो, वो लेफ्ट हो गया, आप उसको वापस से उसी लिंक पे क्लिक क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है? ठीक है, you just click over Okay, that, sir. you just click that link and you will be automatically logged in that Google Meet. ओके सर। So I think number of candidates are there. आपको क्या लगता है कितने लोग आने वाले हैं? स्ट्रेंथ हो गई है? हम लोग शुरू करें? हाँ, सर 2-3 मिनट और रुक जाइए, आ जाने दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली, आई एम वेटिंग यू ऑल। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये आपको दिख रहा है क्या, जो मैं उधर शो कर रहा हूँ? Yes, sir. दिख रहा है. ओके, और मेरा साइड में फोटो आ रहा होगा, वो भी कॉलेज से बोला गया है, आपका फोटो भी विजिबल होना चाहिए। वो भी दिखाई दे रहा है? नहीं आप अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड पे करें, जैसे वीडियो देखते हैं तो आप उसको रोटेट कर देते हैं, वैसे करें। Yes, sir. दिख रहा है. ओके, हाँ ठीक है। एंड ये क्लास जो है ये रिकॉर्ड हो रही है बिकॉज आई हैव टू सबमिट माई रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट एंड द सेकेंड शिफ्ट, बोथ द रिकॉर्डिंग्स विल बी सेंट टू दैट कॉलेज, ठीक है? सो दिस कंप्लीट क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड। अगर आपको कोई मिस हो जाता है या कोई कनेक्शन से बाहर चला जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यू जस्ट डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मिस्टर अभय सर, आप उनसे बोलो, मैं आपको वीडियो यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर इनकेस मिस हो जाता है, ठीक है? सो शैल वी स्टार्ट? अभी शुरू करें या नहीं? ओके, फर्दर शुरू करें? लिसन, हम लोग शुरू करते हैं, 2:05 हो गया अभी, ठीक है? ओके सर. ओके, डेफिनेटली। सो ये आप लोगों को जैसा मालूम ही है, हम लोग कल जो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग क्लास कर रहे थे, तो मैंने उसमें जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो प्रिलिमिनरी पार्ट था, शुरुआती स्तर पे जो जानकारी आपको होनी चाहिए थी आप सभी को, वो मैंने आपको बताई थी। उसमें हम लोगों ने ब्रीफ में ही नॉलेज आपको दिया था कि कुछ क्रस्ट होता है, कुछ मेंटल होता है और उसके अंदर कुछ कोर होता है। मेंटल हैज बीन कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट। मेंटल को 2 भागों में बांटा था हम लोगों ने, एक इनर मेंटल, एक आउटर मेंटल, और साथ में फिर कोर को भी वैसे कैटेगराइज किया था जो सबसे सेंटर पे थी, मतलब जो धरती के केंद्र पर जो पार्ट था उसको हम लोगों ने बोला था इनर कोर, और उसके बाहर जो सेकंड वाला था उसको आउटर कोर बोला था। ये बात ठीक है? कुछ बच्चे कल डेमो क्लास में ही मुझसे बोल रहे थे कि सर इसकी जो वैल्यूज हैं, मतलब टिपिकल वैल्यूज जो भी पढ़ेंगी, हमने कहा था ये डेमो क्लास है, अभी सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले लो इसका, क्या है कैसे करते हैं, फिर आगे जब क्लास कंटिन्यूशन में आ जाएगा तब मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। तो ये क्लास का अपना पहला टॉपिक है,
जितना भी पार्ट अभी तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना था, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मैंने दिखाया है, एक शीट मैंने प्रिपेयर करी थी जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मैंने बताया है। आपको मालूम है कल मैंने एक डायग्राम दिया था इस तरह का कुछ भी, सॉरी, ये एक मैंने सर्कुलर सेक्शन ऐसे दिखाया था, अर्थ का सेक्शन कट किया था जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट लेयर्स, जिसमें भी आपको मैंने कोर, मेंटल और क्रस्ट दिखाया था। तो दिस वाज क्रस्ट, ये क्रस्ट था, ये आपका मेंटल था, सॉरी MENTLE मेंटल, और फिर उसके बाद ये मेंटल दो पार्ट में आगे डिवाइड हुआ जा करके, और ये जो इनसाइड पार्ट है दिस वाज कोर। ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सभी को विजिबल है? एनी प्रॉब्लम? आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्लास के अंत में पूछने के बजाय आप उसी टाइम पे मुझे रोक के पूछें, जिससे आपका डाउट भी सडन क्लियर होगा और आगे फिर बात का भी कुछ पीछे पेंडिंग नहीं रह जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो अपना माइक ऑन करके एट द टाइम मुझसे क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, एंड दिस इनर कोर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू अनदर टू टाइप, दैट इज इनर एंड द आउटर कोर। सो ये देखें, ये जो ब्लू कलर पार्ट है दिस इज इनर कोर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कोर दैट इज टर्म्ड एज आउटर वन, और ये आपका इनर मेंटल हो गया, सॉरी इनर, दिस इज आउटर, एंड जो ऊपर वाला सरफेस है ये क्रस्ट है। इतना बात ठीक है, ये क्रस्ट है। अभी देखें, ये जो क्रस्ट, मेंटल, ये कोर है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ। यही तीनों लेयर्स को मिला करके आपका पूरा अर्थ कंस्ट्रक्ट होता है, और इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिस पर कि आप सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्ट, जहां के आपकी जो लाइफ पॉसिबल होती है, या फिर आप कह सको कि लाइडोस्फीयर जो होता है, रिक्वेस्ट भेजा, ज्वाइन कीजिए, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा भैया, उसमें आपको ज्वाइन करना ही नहीं है, आप बस उधर से लॉग इन हो जाओ, इट विल बी ऑटोमेटिकली ज्वाइन। ओके, ठीक है। यार आप लोग आते रहिए, अपने आप को ज्वाइन होता जाएगा। ठीक है, सो ये लाइडोस्फीयर है, जो ऊपर का क्रस्ट होता है, क्रस्ट ही आपका लाइडोस्फीयर बनाता है, जहां पर आप जितनी भी धरती पर जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो, सॉइल पर सिविल कंस्ट्रक्शन करते हो, जो भी कुछ काम करते हो, वो आप सब कुछ क्रस्ट पे करते हो। तो मैंने आपको बताया था, एक ये भी डायग्राम कल शो किया था, यहां पर ऐसे एक इस तरीके से डायग्राम दिखाया था। ये सेम वही चीज है, बस ये वाला पार्ट इनर कोर को दिखाएगा, ये वाला पार्ट आपका आउटर कोर, दिस विल बी इनर मेंटल एंड दिस विल बी आउटर वन, और जो ऊपर वाला है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। तो यहां पर अब बात आती है क्रस्ट की डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, थिकनेस ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की जो मोटाई है, मतलब ये वाली मोटाई जो होगी, यहां पर जो आपको डायग्राम में क्लियर है, ये वाली जो मोटाई है क्रस्ट जो होगी, थिकनेस क्रस्ट की, वो 60 to 70 किलोमीटर्स आगे लिखा हुआ है फ्रॉम न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स, और उसी के नीचे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है 25 to 30 किलोमीटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, ये लिखा हुआ है। इन दो पॉइंट्स को आप ऐसे समझें, यहां पर रेड कलर से देखिए, आपको मालूम है आपकी अर्थ सरफेस ऐसे अनइवन सी होती है, ठीक है, इस तरीके से आपकी कुछ अर्थ सरफेस होती है। अब उसी अर्थ सरफेस में आपको क्या मिलेगा, यहां पर सपोज ओशियन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और ये आपको माउंटेन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से देख रहे हो, एक कोई डेटम तल मानो, तो इस डेटम से ये जो बॉटम ऑफ द ओशियन है, मतलब किसी समुद्र की, जो समुद्र सबसे गहरा हो, आप अपने अर्थ पे ऐसा कोई पॉइंट ढूंढो जो जहां पे सबसे ज्यादा गहराई हो समुद्र की, तो उसके बेड से और ये जहां तक आपकी नीचे क्रस्ट कंटिन्यू होती है, तो वहां पर हो सकता है आपको 25 से 30 किलोमीटर तक की थिकनेस मिल जाए इस क्रस्ट की। और जो नए नए माउंटेन्स है, वो नए नए माउंटेन्स के लेवल से आप अगर देखोगे तो यू विल गेट दैट 60 to 70 किलोमीटर ऑफ डेप्थ। तो यही बात मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे लिखी हुई है कि आपको जो माउंटेन है, माउंटेन की डेप्थ से अगर देखोगे, जो नए नए माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं, तो वहां से क्रस्ट की थिकनेस आपको मिल सकती है 60 से 70 किलोमीटर। और जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, धरती का सबसे गहरा जो बिंदु है, जो कि आपको मालूम है पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच एक जगह है,
मेरियाना ट्रेंच की गहराई सबसे ज्यादा है, तो उसके बेड लेवल से आप क्रस्ट की थिकनेस को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर आप देखोगे सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर ही उसकी मोटाई मिलती है क्रस्ट की। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है। तो इसमें क्रस्ट जो है 60 to 70 फ्रॉम न्यूली फॉर्म माउंटेन्स और 25 से 30 आपको डीप ओशियन में दिखाई पड़ेंगे। कल हम लोग जब क्लास कर रहे थे तो एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये क्रस्ट जो है किससे किससे बनी होगी, इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो उसमें डेफिनेटली सिल्ट, एल्यूमिना, इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन आपको मेजर तरीके से जो बताना है, हर कोई आदमी आपका सिल्ट, आपका क्ले, सैंड, ग्रेवल ये सब नहीं समझता। ये आप सिविल इंजीनियर हो वो सारी बातें ठीक है, बट एक मोटे मोटे तौर पे अगर आपको बताना हो तो आपको बताना है कि वो कौन से रॉक से फॉर्म हुआ है। तो आपका जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बना है और बेसल्ट से बना है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से 3 के बीच में वेरी करती है। मतलब टोटल कंप्लीट जो क्रस्ट होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से 3 के बीच में वेरी कर रही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना मेंटल। मेंटल में क्या है, क्रस्ट के जो नीचे वाली लेयर होती है ये सीधे सीधे मेंटल होती है। मेंटल की कंप्लीट थिकनेस जो है वो 2850 किलोमीटर होती है, और ऊपर वाला जो आउटर मेंटल या फिर उसको अपर मेंटल भी बोलते हैं। अपर मेंटल मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो क्रस्ट के नीचे है और मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अपर मेंटल। अपर मेंटल की जो डेप्थ है वो 650 किलोमीटर्स है और इनर मेंटल की जो डेप्थ है वो 2200 किलोमीटर्स है। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 4 to 5 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कुछ नहीं है, आप किसी एक स्टैंडर्ड लिक्विड से या किसी एक स्टैंडर्ड मटेरियल से आप उसको कंपेयर कर रहे हो, वो कितना ज्यादा उससे भारी है। अपने केस में हम लोग जो स्टैंडर्ड मटेरियल लेते हैं वो वाटर होता है, वो पानी होता है। तो ये बस बताने का मतलब है कि जो मेंटल का मटेरियल होगा, मेंटल का मटेरियल वो आपके पानी से 4 से 5 गुना भारी होगा। बस ये बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ये दिस इज नथिंग न्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब अगर आपका पानी 1 किलोग्राम वजन है तो मेंटल का वजन 4 से 5 किलोग्राम हो जाएगा। बस इसका मतलब ये है। एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर जोन। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका यहां पर एक देखें, ये डायग्राम जो मैं अभी आपको बना रहा था, ये दिस वन, जिसमें यहां पर कोर है और ऊपर आपकी क्रस्ट है। दिस इज कोर एंड हियर इट इज क्रस्ट। आप इसको देखें, ये डायग्राम, ये जो मैंने वेरिएशन आपको दिखाया है ये टेम्परेचर वेरिएशन है कोर पे। व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सर फर्स्ट शिफ्ट वाले नहीं ज्वाइन कर सकते हैं क्या? यू वांट टू ज्वाइन इन द फर्स्ट शिफ्ट क्लास? सर फर्स्ट शिफ्ट वाले ज्वाइन नहीं कर सकते ऐसा? आप फर्स्ट शिफ्ट से हो क्या? जी सर ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन हो नहीं रहा हमारा। आप ज्वाइन हो तभी तो मुझसे बात कर पा रहे हो। गया सर, एक का हुआ, अभी हमारा नहीं हो गया सर, थैंक यू। नहीं सर, दूसरे से बात कर रहे हैं सर। ना डेफिनेट, मैं आपको लिंक जो है, लिंक आपको उसमें मिला था ना सेकंड शिफ्ट में। आप किसी बच्चे से लिंक शेयर कर लो और वहां से लिंक से आप इसमें आ जाओ, कंटिन्यू कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हो गया अभी नहीं सर, हमारा नहीं हो रहा सर, पता नहीं क्यों। नाम बताओ। अंगद यादव देखिए सर। अंगद मौर्य सर। लिसन बच्चा लोग सुनो, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने सिस्टम। हाँ सर अंगद मौर्य का नहीं हो रहा। अंगद मौर्य का नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट भी तो नहीं आ रही है। क्लास चल चुकी है सर। व्हाट हैपेंड? बीच में कौन बोल रहा है सर? ज्वाइन तो नहीं हो पा रहा है फॉलो की क्लास चल चुकी है, यही क्लास चली थी 11 बजे। हाँ यही सेम क्लास चली थी सुबह 11 बजे। ऐसा कब? ये सेकंड, दिस इज सेकंड शिफ्ट, दिस इज सेकंड शिफ्ट। क्लास चल रही है। हाँ ये सेकंड शिफ्ट की क्लास है ये। बोलेंगे उतनी ही एनर्जी में हम। हाँ क्या इशू, क्या इशू क्या हो गया? यस सर, सेकंड शिफ्ट है। इसमें क्या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो क्लास इसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले सुन चुके हैं? कुछ ऐसे बच्चे भी हैं क्या? सर सेकंड शिफ्ट में मैसेज आया था केवल। दोपहर 2 बजे वाला ना? यस सर। हाँ तो दोपहर 2 बजे वाली क्लास का मैसेज आपको सेकंड शिफ्ट के लिए आया है। सुबह फर्स्ट शिफ्ट की क्लास आपकी 11 बजे से हो चुकी है ऑलरेडी। यस। ओके सर पता नहीं चला मैंने आपको व्हाट्सएप पर उसमें मैसेज किया था, मैंने ग्रुप पर मैसेज डाला था, कल ही डाल दिया था। व्हाट हैपेंड?
अभी जो लोग हो वहां पर कौन सारा सेकंड शिफ्ट है या फर्स्ट शिफ्ट है? टेल मी। सेकंड शिफ्ट है ना? तो अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोग सुन चुके हो क्या? सुबह सुबह कर चुके हो क्या? नहीं, सेकंड शिफ्ट वाले नहीं। हाँ, सेकंड शिफ्ट वाले नहीं किया ना, तो ये सेकंड शिफ्ट की क्लास है। ये क्लास सेकंड शिफ्ट वालों की नो ही सर, है। सेकंड शिफ्ट हम लोग नहीं अटेंड किए फर्स्ट। हाँ, तो बस यू जस्ट अटेंड दिस क्लास एंड whoever is from फर्स्ट शिफ्ट, जो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का सुन रहा हो, अगर उसको लगता है कि उसको सुनना चाहिए, he is welcomed from this class, मेरी तरफ से उसका स्वागत है, वो क्लास करे। बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम एट 11 because for the first shift timing has been fixed to the 11 o'clock. Okay, 11 to 11:45. Is it clear? Clear है? यस सर, यस। Okay, definitely we will come back to a discussion. अभी सेकंड शिफ्ट वालों की क्लास है, उसको करते हैं। या सो यहाँ पर ये बोर्ड विजिबल हो गया ना सभी को? डेफिनेटली। ये आपका कोर पे जो टेम्परेचर है, ये कोर पे टेम्परेचर आपको 4300 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है, और जो आपके अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर होगा, दैट इज क्रस्ट पर जो टेम्परेचर होगा, इट विल बी नियर अबाउट 25 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर वेरिएशन है, इसीलिए आपकी कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं। हम लोग अगला टॉपिक ही कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटेड पॉइंट रेड से, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यही टेम्परेचर है, आपको मैंने दिखाया है मेंटल में। हियर यू विल सी इन द मेंटल कैटेगरी, दैट इज टेम्परेचर जो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है दिस, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब ऊपर वाले मेंटल का जो टेम्परेचर होगा, आउटर मेंटल का, वहां का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और नीचे आते आते 3900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब वो पिघली हुई अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। इसीलिए आपका ऊपर वाला मेंटल का जो पार्ट था वो सॉलिड होता है, और मैंने कल वही बताया था कि ऊपर वाले पार्ट से ही आपका, ऊपर वाले पार्ट से लेकर के क्रस्ट तक के बीच में ही आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो ये टेम्परेचर जो यहाँ पे था। अगला आपका जो लेयर आता है, अगला अर्थ का जो क्लासिफिकेशन में आता है, कंपोजिशन जो स्ट्रक्चर का होता है, वो है कोर। कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर का डायमीटर, आउटर कोर की जो थिकनेस है, दैट इज 2260 किलोमीटर, 2260 किलोमीटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 9 से 12, 9 to 12 है। और इनर कोर का जो मटेरियल है वो 1200, उसकी थिकनेस जो है वो 1290 किलोमीटर है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 है। ये आपको मैंने कल भी एक ऑयल, वाटर और मरकरी, पानी, पारा और तेल के एग्जांपल से समझाया था कि तेल हल्का होने के चलते सबसे ऊपर सरफेस पे रहता था, फिर उसकी डेंसिटी सेकंड नंबर पे वाटर की थी, और सबसे भारी था आपका मरकरी, तो वो सबसे बेस पे था। इन द सेम वे यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख रहे हो 15 है, जो कि सबसे भारी है किसकी? जो आयरन और निकल के फॉर्म में होगा, वो आपकी कोर को बनाएगा। कोर में जो मटेरियल होते हैं वो आयरन होता है और निकल होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, मतलब वो पानी से 15 गुना भारी है, इसीलिए वो सेंटर पर है। जैसे जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती जाएगी, वो ऊपर मटेरियल्स आते चले जाएंगे। इज इट क्लियर? एनीवन? अमित वर्मा इज फ्रॉम सेकंड शिफ्ट, यू जस्ट टेल मी। हाँ, यस सर। अमित वर्मा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज अभी ड्रॉप किए कि सर मुझे ऐड करिए। तो बेटा आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट ऑटोमेटिकली क्लिक दैट लिंक। आप उसी लिंक पर क्लिक करो, ये वाला लिंक है, मैं वापस से शेयर कर दे रहा हूं। इस लिंक पर क्लिक करो। हो गया? अमित वर्मा ज्वाइंड। अमित यू कैन हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं? नो सर। तो आप जवाब कैसे दे रहे हैं फिर? चलिए, वो ज्वाइन हो गया बच्चा, ठीक है। सो ये कोर हो गया, मैंने कोर को डिस्कस कर लिया। अभी क्या है? कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। कन्वेक्शन करंट्स में क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। कन्वेक्शन करंट्स में मैंने आपको बोला था आप इस तरीके से चीजों को ट्रीट कर सकते हो। ये कोर, ये मेंटल, और यहां पर सारा लिक्विड स्टेट में आपका मेंटल रहता है। ये आपका फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, यहां पर फ्लो करने की टेंडेंसी है, बिकॉज ये लिक्विड स्टेट में आपका मैग्मा है। ऊपर वाला कोर है, ऊपर वाला क्रस्ट है, और नीचे वाला मेंटल है, मेंटल का अपर पार्ट।
और ये इसके नीचे जो रहेगा ये आपका इनर मेंटल है, वो लिक्विड फॉर्म में है। इनर मेंटल इज इन लिक्विड फॉर्म। ये मूव करता रहता है, बहता रहता है। क्यों बहता रहता है? देखिए, आपने देखा होगा घर पे जब आप चाय बनाने के लिए पानी को गर्म करते हो, उसको पानी को उबालते हो, उसमें पानी जब खौल रहा होता है 100 डिग्री के ऊपर निकल जाता है, तो उसमें खौलने के चलते वो वेव्स होती हैं, मतलब पानी उबल रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तरंगे आती हैं और पानी सरफेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। जस्ट इन द सेम वे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में शो किया है, वैसे ही मूव करती रहता है आपका पानी वाला सिस्टम। इन द सेम वे, जैसे यहाँ पर पानी हो रहा है वैसे ही ये आपका लिक्विड ये भी है, ये मैग्मा भी वैसे ही मूव करेगा और इसमें जो भी करंट्स बनेंगे, मतलब जो भी उस द्रव में जो लहरें आएंगी, उन्हीं लहरों को आप बोलते हो कन्वेक्शन करंट्स। ये कन्वेक्शन करंट्स इसीलिए है क्योंकि आपका सरफेस का टेम्परेचर जो है वो कम है, क्रस्ट का टेम्परेचर 25 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो नीचे टेम्परेचर है आपने देखा ऊपर 4300 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 4300 डिग्री सेंटीग्रेड हाई एनर्जी पोटेंशियल। नीचे ऊर्जा की वैल्यू ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हो ऊर्जा शीर्ष जो है नीचे ज्यादा है, एनर्जी हेड बहुत ज्यादा है, ऊपर कम है। इसी डिफरेंस के चलते ये नीचे का मटेरियल ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता है और इसके चलते ये फ्लो होने लग जाता है। तो ये जो भी द्रव में जो फ्लो है, द्रव में जो विचलन है, ये इसी को हमने नाम दिया है कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, अब अगला टॉपिक है टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या है, आपको ये क्रस्ट बताई गई मैंने, और ये आपको बताया मेंटल। मैंने कल आपसे कहा था क्रस्ट से लेकर के नीचे वाले मेंटल का कुछ हिस्सा जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सॉलिड पार्ट की बात कर रहा हूं। जो क्रस्ट और आपके मेंटल का ऊपरी भाग जो कि सॉलिड पार्ट है, जो कि ठोस है, वो पार्ट जिसके ऊपर सारा का सारा सॉलिड होगा, जिसके नीचे वो द्रव पिघली अवस्था में रहेगा, मतलब मोल्टन मैग्मा स्टेट में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। तो उस पर ऐसा होगा कि ये जैसे सारे के सारे ऊपर वाले जो पिंड हैं, जो ऊपर वाली प्लेट है, वो लगेगा कि वो तैरती हुई सी घूम रही है। मतलब ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये आपको ऐसा फील होगा कि दीज प्लेट्स आर मूविंग विद अ वेरी स्लो वेलोसिटी, बहुत ही धीमी गति के साथ ये मूव करती हुई दिखाई देती हैं। तो इन्हीं क्रस्ट की थिकनेस को मिला करके और ऊपर के मेंटल की थिकनेस को मिला करके ये जो आपकी गहराई, जो आपकी मोटाई आती है, यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये दिस इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ टेक्टोनिक, या इसी को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। आपके जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी जिस पर हम लोग रहते हैं, जैसे आपका कॉन्टिनेंट जो भी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये सारे के सारे इन्हीं प्लेटों पर ही हैं, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स पर ही हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स मोल्टन मैग्मा के ऊपर है। मोल्टन मैग्मा में मैंने आपको बताया धीरे धीरे संवहन धाराएं बहती हैं, कन्वेक्शन करंट्स आते हैं, तो वो मूव कर रहा है, उसके चलते आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव कर रही हैं। तो सारे के सारे ही आपके कॉन्टिनेंट, सारे के सारे प्रायद्वीप धीरे धीरे बहुत ही नगण्य गति के साथ मूव करते हुए चल रहे हैं। तो ये है टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मीनिंग है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी कितनी है? मेजरली 7 तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो मुख्य हैं वो 7 हैं, और उन्हीं मुख्य 7 प्लेटों पर आपके प्रायद्वीप वो भी 7 हैं। जैसा आपको मालूम है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, फिर यूरोप हो गया, फिर एशिया हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जो है इन्हीं प्लेट्स पर ही है, इसी प्लेट के साथ इनकी भी संख्या 7 बनती है। क्लियर? मुझे कोई लोग रिस्पॉन्स करो, क्या आपको सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? कुछ ऊपर से तो नहीं निकल रहा? Anyone who is listening to me? Hello? Nobody? तो shall I continue? देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में मैंने बताया। टेक्टोनिक प्लेट्स में ये जो संख्या है, आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, फिर अफ्रीकन प्लेट, और उसके बाद यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट इज नथिंग, यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड पार्ट है। आप अगर वर्ल्ड के मैप को देखें, वर्ल्ड के मैप को देखते हैं तो उसमें आपका यूरोप और एशिया एक साथ साथ दोनों जुड़े हुए ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए उस कंबाइंड प्लेट को बोलते हो यूरेशियन प्लेट। और इंडिया का जो नीचे का पार्ट, जहां पे आपका फिलीपींस और न्यूजीलैंड पड़ता है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो जाता है। तो उसी को आप बोलते हो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट
में आपका यूरोप और एशिया आता है, इसलिए आपको उसका एक डिफरेंट नाम दिया गया यूरेशियन प्लेट। तो इस तरीके की आपके पास जो मेजर प्लेट्स हैं, जो मुख्य प्लेटें हैं वो 7 हैं, और बाकी छोटी मोटी जो प्लेट्स हैं, जैसे कोई एक द्वीप पड़ गया, कोई बिल्कुल अलग सा पड़ गया, जैसे आपका फार्मूसा आइलैंड है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पार्ट है टेक्टोनिक का, लेकिन वो बहुत छोटी है तो उसको अलग कैटेगरी करी गई है। उस तरह की छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो नियर अबाउट 20 से 15 से 20 तक की उनकी संख्या है, जो लेकिन मुख्य प्लेटें हैं वो 7 हैं। वो मैंने आपको इधर दिखा दी है, यहां पर बनाई भी गई है। ओके, चलिए, ये यहीं पर मैंने वही सेम चीज दिखलाई है आपको। अब देखें, अगला है मोशन ऑफ द प्लेट्स। मोशन ऑफ द प्लेट्स मैंने आपको अभी बताया, नीचे संवहन धाराओं के चलते जब उनमें मूवमेंट हो रहा है तो उसके ऊपर जो भी कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, जो भी प्रायद्वीप हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा सर्कन या थोड़ा थोड़ा आप मान सकते हो कि वो एक दूसरे से खिसकते हुए माने जा रहे हैं। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं, सपोज देखिए यहां पर ये कोई आपकी एक प्लेट है, ये कोई एक टेक्टोनिक प्लेट है नंबर 1, और यहां पर कोई एक दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है नंबर 2। सपोज अगर ये प्लेट आपकी, इसके नीचे जो भी मैग्मा रहा हो, जो भी मोल्टन मैग्मा रहा हो, वो अगर आपस में ऐसा भी संभव है कि ये इस तरफ मूव कर रहे हो और ये भी आपकी इस तरफ आ रही हो, तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये बन सकती है कि ये कोई प्लेट आपकी इस तरफ जा रही हो और ये दूसरी प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो यही होता है मोशन ऑफ द प्लेट्स। मोशन ऑफ द प्लेट्स के अंतर्गत जो पहली बात हमने यहां पर देखी है वो ये है कन्वर्जेंट, और दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बहुत इजी है। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, कन्वर्जेंट में क्या है, अगर कोई प्लेट, यहां पर इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट में क्या है, अगर कोई दो प्लेट्स थी, ये सपोज ये है और एक ये है, ये दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स की, यहां पर इस प्लेट की बाउंड्री ए है और इस प्लेट की बाउंड्री बी है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही थी, तब आप इसको बोलोगे प्लेट्स आर कन्वर्जिंग, और आप इसको बोलोगे कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ पास आ रही हैं तो आप उसको बोलोगे कन्वर्जेंट। और दूसरी डाइवर्जेंट का केस क्या होगा, व्हेन दीज टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर यही दोनों प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट की तरफ जा रही हैं, दूर जा रही हैं, तो उसको आप बोल दोगे डाइवर्जेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पे डेप्थ में जाते हैं, जो कि आपके लिए रिलेवेंट है। देखें, अगर सपोज यहां पर कोई एक प्लेट थी इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से आपके पास कोई प्लेट थी और ये एक दूसरी प्लेट थी, ये इधर मूव कर रही थी, ये इधर मूव कर रही थी। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों प्लेटें टकरा जाएंगी, और जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तब क्या होगा, डेफिनेटली वहीं पर जो पॉइंट, टकराने का जो पॉइंट होता है, उसी जगह से आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, क्योंकि वहां पर टकराने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी आगे चल करके अर्थक्वेक का रूप ले लेती है। यहां पर ये बात थी, लेकिन मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ये प्लेट जब एक दूसरे से ऐसे टकराएंगी तो इट मे बी पॉसिबल कि एक प्लेट दूसरी वाली प्लेट के नीचे चली जाए, ऐसा भी संभव है। ये एक प्लेट इसके ऊपर चढ़ गई और ये दूसरी वाली इसके नीचे आ गई, तो यहां पर जब ऐसा होगा तो इस प्लेट पर सपोज कोई पहले से ही एक कोई माउंटेन था, ये कोई माउंटेन था, तो जब ये प्लेट इसके नीचे आई तो अब इसका लेवल तो ऊपर उठ गया और ये नीचे चली गई। तो अब यहां पर देखोगे जब इस तरीके से दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आती हैं तो वहां पर हमेशा क्या फॉर्म हो जाता है, माउंटेन आपको दिखाई पड़ जाता है। ये इस जगह पर आपको माउंटेन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। इज इट क्लियर? प्लीज कोई रिस्पॉन्ड करो अगर किसी को सुनाई दे रहा है, क्योंकि काफी देर से मुझे लग रहा है कोई मुझे सुन भी रहा है। यस सर, सही बात। ठीक है, सही बात है, कोई नहीं सुन रहा मुझे? यस सर, यस सर, मुझे कोई नहीं सुन रहा? सुनना है सर। अच्छा, सभी लोग सुन रहे हैं। दैट इज गुड, दैट इज गुड। अब यहां पर देखें, वही इन द सेम वे ये आपका कन्वर्जेंट केस था। कन्वर्जेंट केस में टेक्टोनिक प्लेट्स आर कमिंग नियरर टू ईच अदर and they are forming a structure that is with of higher elevation। जब भी कन्वर्जेंट होगा तो प्लेट्स, दोनों की दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आएंगी और वो एक ऐसे स्थल का निर्माण करेंगी, ऐसी स्थलाकृति बनाएंगी जिसका एलिवेशन अपने आप में हाई हो जाएगा। वहीं इन द केस ऑफ डाइवर्जेंट वाले में क्या है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी। आप यहां देख रहे हैं एक दूसरे से प्लेटें दूर जा रही हैं,
तो इसमें क्या होगा, जहां पर अभी सपोज आपका ये केस था, अभी प्लेटें आपकी पास पास थी, तो किसी ना किसी एक प्लेट पर जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी स्ट्रक्चर का मतलब बाबू मैं ये नहीं बता रहा कि वहां पर कोई बिल्डिंग होगा, उस बिल्डिंग के लेवल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनकी अपने आप में थिकनेस इतनी ज्यादा है कि ये बहुत बड़े लेवल पर जाकर इफेक्ट डालेंगी। ये धीरे धीरे मूव करती हैं। मैं आपको बताऊं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो गति है वो 4 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर पर ईयर है। मतलब एक साल में ये टेक्टोनिक प्लेट 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक ये एक साल में मूवमेंट होता है इनका। तो ऐसा मूवमेंट आपको अगर मीटर्स में डेप्थ इनकी देखनी है, मतलब मीटर्स में आप सोच सकते हो कि एक साल में 4 सेंटीमीटर मूव करती हैं। तो अगर काफी ज्यादा आपको एलिवेशन देखना है तो आपको यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, आपको काफी साल बाद देखना पड़ेगा जाकर के, तब आप जान पाओगे। इसीलिए आज के मतलब करोड़ों साल पूर्व ऐसा माना जाता है कि जहां पर आज ये आपका हिमालय पर्वत है, वहां पर टेथिस नाम का एक पहले महासागर हुआ करता था। लेकिन ये जो आपकी यूरेशियन प्लेट है और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के ऊपर जाकर के चढ़ गई, जो कि कन्वर्जेंट का केस हुआ, जिसके चलते वहां पर हिमालय जैसा पर्वत आज दिखाई देता है। समझ में आ रहा है बात सबको ये? यस सर। ओके, दैट इज गुड। इन द सेम वे डाइवर्जेंट का जब केस होगा, तो अभी मान लो शुरुआती लेवल पे फर्स्ट फेज में आपकी दो प्लेटें ऐसे एक दूसरे के साथ कोलॉइड थी, एक प्लेट उसके ऊपर थी, एक उसके नीचे थी। कुछ समय बाद क्या होगा, जब ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यू विल सी दिस प्लेट विल बी हियर एंड दिस प्लेट विल बी हियर। फिर ये जो जगह होगी, इट विल बी द केस ऑफ वैली। ओके, दिस विल बी द केस ऑफ, ये वैली का केस बन जाएगा। ओके, दिस विल बी द केस ऑफ वैली। तो सर यहां पर जो भी था, ये मोशन ऑफ द प्लेट्स का कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट केस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? अब अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखते हैं। कॉन्टिनेंटल, सर हाँ एक चीज आपसे पूछनी थी आप सभी से। देखिए यहां पर आप लोग जितने भी लोग क्लास करते हो, तो मैं अटेंडेंस शुरुआत में लिया करूं या फिर बाद में लिया करूं? क्योंकि अगर आप शुरुआत में लोग, हाँ बोले, बीच में लिया, बीच में। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि 2:15 पे मैंने वो आपकी अटेंडेंस का टाइम रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करना है। जितने भी लोग आप ऑनलाइन होंगे, आपकी सबकी अटेंडेंस कैप्चर हो जाएगी स्प्रेडशीट में। तो आप मुझे एक टाइम बता दें जिससे आपका भी नुकसान ना हो, आपकी प्रेजेंट भी उधर हो जाए और आप क्लास भी कर लो। ठीक है, तो बीच में लीजिए, बीच में। एट व्हाट टाइम, कितने बजे? 2:30 पे। 2:30 बजे, ठीक है। जी। तो अभी ले ले, अभी 24 लोग हैं। हाँ, इतनी देर से सर हम ट्राई कर रहे थे, आप जाके ऐड हुए हैं। अच्छा अब आप ऐड हुए हो? अच्छा, मैसेज सर आपने किया था क्या? सर यही था, यही जी बच्चा। सर। अच्छा चलिए ठीक है, ऐड हो गए ना, ऐड हो गए। देखिए मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं ना, मैंने तब कुछ किया था, मैंने अब कुछ किया है। आप अपने आप से उधर लॉगिन हो गए, ठीक है? तो मैं आपसे बोलूंगा, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लिंक दूं आप उस पर सीधे क्लिक कर दो, यू विल ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। मैंने यहाँ पर ऐसा सिस्टम कर रखा है, कुछ मुझे करना नहीं पड़ेगा, आप सीधे कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ले लीजिए सर, अभी अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ तो 26 लोग हैं यहाँ पे, 26 लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अटेंडेंस ले लेनी चाहिए अभी। ले लूं? जी सर, ले लीजिए। जी सर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ले लीजिए। हाँ अटेंडेंस मैंने आपकी ले ली है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को देखते हैं। बोर्ड विजिबल हो गया अभी? सर मेरा भी अटेंडेंस ले लीजिए। सर आपका अटेंडेंस हो गया? सर मेरा, सर राहुल सिंह यादव जी सर। ओके अटेंडेंस हो गया। हाँ हाँ बोले प्लीज बोले। सर कह रहे थे थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में बताइए। जी सर। मैंने, जी आप बताओ ना। अच्छा मैं बताऊंगा? हाँ ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि मतलब मुझे अपने बारे में बताना है तो मुझे खुद ही बताना होगा। चलिए देखिए, मैं जो है सर कल से 3 बजे से क्लास लिया करिए। अच्छा क्यों? अरे 3 बजे सर नहीं, सर थोड़ा घर में काम लगे सर, इसलिए तो कह रहे हैं प्लीज। काम सर हमको ये काम हो जाएगा फिर। देखिए मुझे कॉलेज से तो सर 2 बजे सही है सर। नहीं, देखिए कॉलेज से मुझे बोला गया है कि आप 11 बजे सुबह वाली शिफ्ट का 11 to 11:40 एंड सेकेंड शिफ्ट का जो है 2 बजे से 2:40 तक, मैक्सिमम 5 मिनट का डिले हो सकता है अटेंडेंस के चलते। तो आप 2:40 तक आपका
बोले। तो ठीक है सर, फिर 2 बजे ठीक है। हाँ, नहीं अगर कुछ ऐसा है तो सही है, आप सर। सीधे अभय सर से बात कर लो, ठीक है, वो मुझे जितने बजे बताएंगे मैं उतने बजे क्लास की मीटिंग फिक्स कर दूंगा। तो अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि मेरे अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो हु हैज बीन, किसने मुझसे पूछा था ये? हाँ, अभिषेक यादव। अभिषेक यादव सर। देखिए मैं जो है 2011 में मैंने अपना ये हाई स्कूल कंप्लीट किया था, फिर 2011 में ही आप जिस पॉलिटेक्निक में पढ़ते हो वहां पर मैं पढ़ा 2014 तक, ठीक है। वो कंप्लीट करने के जी, बाद आफ्टर दिस फिर बीटेक किया था, सेकेंड ईयर लैटरनिटी में एडमिशन मिला, बीटेक हो गया। फिर बीटेक मेरा 2017 में कंप्लीट हुआ और मैंने उस बार ही गेट एग्जाम क्लियर किया, फिर मैं चला गया आईआईटी के लिए, ठीक है। लिसनिंग। यस सर। फिर Yes, sir, yes, sir. आईआईटी से मैंने एमटेक किया और 2000 आपका लास्ट ईयर मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया, मास्टर्स कंप्लीट हो गया और इस बार मैं पीएचडी कर रहा हूं आपके आईआईटी धनबाद से, जहां से मेरा एमटेक हुआ है वहीं से मैं पीएचडी कंटिन्यू कर दिया हूं। वो मेरा चल रहा है। अभी आपका ये क्या होता है, लॉकडाउन है तो मेरा बस उसमें कुछ समय के लिए मुझे देना पड़ता है, सुबह में और शाम में। तो मेरा पीएचडी का फर्स्ट ईयर है इस बार, ठीक है। तो आई थिंक दैट मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। अभिषेक यादव जी, जी सर। फिनिश। जी सर। कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, क्योंकि बिकॉज सुनते हमारा मनोबल बढ़ा और सर हमारे कॉलेज से भी हमारी कॉलेज का वो नाम हुआ। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली दैट। और पता है क्या, Yes. मैं इसमें कुछ ऐसा हमारे कॉलेज से आप मत बोलो, ठीक है। मैं जब अभी कॉलेज जाता हूँ, एलपीएल जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी वहां पर स्टूडेंट ही हूँ, जी सर। जी ठीक है। क्यों नहीं सर। यू जस्ट कैरी ऑन। बस एक बात को आप लोग समझ लो कि जो चीजें हम लोग के टाइम पे नहीं हुआ करती थी, ठीक है, जी तो सर। वो सारी चीजों को हम लोग उससे वाकिफ है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप लोग को वैसी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, है ना। जी सर। अब जैसे हम लोग के जी टाइम पे सर। ऐसा कुछ क्लास वास नहीं होता था, कभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास जो है कभी महीनों में एक बार हो जाया करती थी, ठीक है। तो इन दिस वे जी सर। आपको वो सारी दिक्कत ना आए, आप लोग की क्लास कंटिन्यू रहे तो अच्छा है, ठीक जी है। सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद बोलने का कोई बाबू जरूरत नहीं है। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आप मुस्कुरा जब उठोगे ना तो खुद अच्छा लगेगा आपको। मुझे क्या लग रहा है, अभी 28 लोग हैं, 28 लोग हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व करी है। इस समय अटेंडेंस लेता हूं, सब लोग हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट हाँ, पढ़ाई डेफिनेटली जी स्टार्ट सर। करते हैं। अभिषेक। हाँ, ठीक है। देखें ये बीच में कॉन्टिनेंटल। कोई मत बोलिए। हाँ, बोर्ड विजिबल है, बोर्ड विजिबल है, पढ़ाई करो। बोर्ड विजिबल है ना? देखें, नो सर। यस सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोन को जैसे आप वीडियो देखते हो उस तरीके से रखा करो, आपको पूरा प्रॉपर बोर्ड दिखेगा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव कर रही हैं, गति कर रही हैं, तो उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स पर ही आपके कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं। जितने भी आपके प्रायद्वीप हैं वो सारे के सारे उन्हीं प्लेट्स पर ही हैं। जब नीचे का लिक्विड जो मैग्मा था, जो लावा था, वो जब धीरे धीरे फ्लो करेगा बहते हुए पानी के जैसे, तो उसके ऊपर जितना भी कुछ स्ट्रक्चर था, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वो मूव करेगी। और टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर आपके कॉन्टिनेंट है, आपके प्रायद्वीप है और उन पर देश है, तो धीरे धीरे आपके वो कॉन्टिनेंट भी मूव करेंगे। उसी मूव करने की टेंडेंसी को, मतलब जो आपके प्रायद्वीप धीरे धीरे सरक रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के सरकने के साथ साथ जो धीरे धीरे आपके प्रायद्वीप, जो आपके कॉन्टिनेंट वो सरक रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो उसी चीज को आप बोलते हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक। अगला टॉपिक आता है इंटरप्लेट एंड इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। आप मुझे लगता है आप थोड़ा सा अटेंशन दिखाओगे, थोड़ा सा आप अटेंशन दोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। देखें, ये जो चीज है, ये आपकी कोई सपोज प्लेट है और ये कोई दूसरी प्लेट है, ओके। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है। सपोज ये आपका केस जो है वो कन्वर्जेंट का है। दिस इज द केस ऑफ कन्वर्जेंट। 2 प्लेट्स आर कमिंग नियरर टू ईच अदर। दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ये पास पास आ रही हैं। और जब दोनों प्लेट्स पास आएंगी तो ये आकर के एक आगे केस ऐसा जो बनेगा, ये वाली प्लेट और आप देखोगे ये वाली प्लेट आपस में एक दूसरे से टकरा गई हैं। ये पहला फेज है और ये सेकंड फेज है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकरा गई, तो जिस जगह पर टकराई हैं, ये दोनों प्लेट्स की बाउंड्री थी, बाउंड्री पर ही ये प्लेट्स आपस में जाकर के टकराई हैं। यही इसी पॉइंट से बहुत सारी एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी तरंग के फॉर्म में बॉडी से ट्रेवल करती हुई सरफेस पे आएगी
और वो अर्थक्वेक बन जाएगी। इतनी बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। यहां पर बताने का सिर्फ इतना मोटो है कि जो बाउंड्री पर जो टकरा रहे थे, दो प्लेट्स आपस में रगड़ खा के टकराई थी, एनर्जी रिलीज हुई थी, तो ये बाउंड्री का जो रोल है दैट इज कॉल्ड इंटरप्लेट अर्थक्वेक। मतलब इंटरप्लेट अर्थक्वेक में दोनों प्लेटों की जो सीमाएं होती हैं वो आपस में जब टकराएंगी तो जो अर्थक्वेक बनेगा वो आपका इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहलाएगा। आपको बताएं, इंटरप्लेट अर्थक्वेक जितने भी आपके 90 से 95% तक जो अर्थक्वेक आते हैं, जो भूकंप आते हैं, वो आपके इंटरप्लेट अर्थक्वेक ही होते हैं, जहां पर दो प्लेटों की बाउंड्री एक दूसरे से टकराती है, उसके चलते जो भूकंप बनते हैं और जो आते हैं वो आपके इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहलाते हैं। 90 to 95% जो जितने भी अर्थक्वेक हैं वो सब इसी कैटेगरी के हैं। अब दूसरी बात है, आप कोई भी जो भी अभी आपका जो अर्थक्वेक जो नेपाल में आया था 2013 की बात, 2015 की बात है, सॉरी अप्रैल 2015, तो वो भी आपका इंटरप्लेट अर्थक्वेक ही था। अब दूसरा आता है इंट्राप्लेट। इंट्राप्लेट अर्थक्वेक क्या है, देखिए इधर, प्लीज पे अटेंशन इन द सेम वे एज यू डिड इन द इंटरप्लेट। जैसे आपने इंटरप्लेट में ध्यान से देखा वैसे यहां पर भी देखें। ये आपका कोई प्लेट है, दूसरी प्लेट क्या थी, यहां पर एक दूसरी प्लेट का कांटेक्ट इस जगह पर सपोज हुआ, ये आपकी सेकंड प्लेट है, ये आपकी फर्स्ट प्लेट है, ये वाली। तो क्या जब यहां पर ये कांटेक्ट हुआ तो अब ये बाउंड्री पर से फेलियर नहीं हुआ, टकराए जब, तो जिस जगह पर टकराए थे उस जगह पर कोई भी फेलियर नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, जो आपकी प्लेट थी उसके बीच में कहीं, मतलब प्लेट के सरफेस एरिया के बीच में कहीं ना कहीं पर टक्कर लगी और वहां से वो प्लेट ब्रेक कर गई। मतलब आपका बाउंड्री से रिलेशन कोई नहीं, जहां पर टक्कर हुई थी वहां पर दोनों के दोनों मटेरियल उतने स्ट्रांग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उस प्लेट के बीच में कोई पार्ट ऐसा कमजोर रहा होगा, उतना स्ट्रेंथ का नहीं रहा होगा, उस टेक्टोनिक प्लेट का मटेरियल उतना मजबूत नहीं रहा होगा, तो वो बीच से किसी ना किसी जगह से टूट गया और जब टूटा तो उसने काफी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करी और उसके चलते भूकंप आ गया सरफेस पे। तो ये कहलाया इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। आप इस चीज को ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे सपोज दो गाड़ियां जा रही थी रोड पर, दोनों ट्रक जा रहे थे, क्या हुआ, दोनों ट्रक इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि आपस में दोनों की टक्कर तो हुई, दोनों टकराए भी, लेकिन जिस सरफेस पे जो जहां पर टकराए थे दोनों की गाड़ी का हिस्सा, फ्रंट का फ्रंट पार्ट टकराया था, उन जगह पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बीच में जो लोग बैठे थे उनको सपोज चोट लग गई और वो मर गए। तो इसका क्या हुआ, जहां पर टक्कर हुई थी वहां पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, वहां पर गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, वहां का मटेरियल कमजोर था या वहां ट्रक की बॉडी कमजोर थी, जिसके चलते अंदर जो लोग बैठे थे उनको नुकसान हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इंट्राप्लेट। इंट्राप्लेट में बाउंड्री का होना जरूरी नहीं है, प्लेट के सरफेस एरिया के बीच में कहीं ना कहीं पर कोई कमजोर जगह थी, वहां से प्लेट का टूट जाना, उसके चलते एनर्जी रिलीज हो जाना और उसके चलते जो भूकंप आ जाए, दैट विल बी टर्म्ड एज इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। इसको बोलते हैं इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। नाउ आई नीड टू चेक द टाइम वंस अगेन। इट इज 11:45। आप लोगों के पास टाइम अगर हो तो सिर्फ 10 मिनट का क्लास और आगे कंटिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि मैंने फर्स्ट शिफ्ट में स्लिप्स तक पढ़ा रखा है। ओके सर, ओके सर। या सो अभी देखिए अगला टॉपिक जो आता है आपका स्लिप्स फॉल्ट। स्लिप फॉल्ट में क्या है, आपकी वही सेम प्लेट्स हैं, आपकी सेम प्लेट जैसी अभी तक चल रही थी, ये दो प्लेटें थी, इसमें कोई डाउट नहीं। आप भी सोच रहे हो कि बार बार सर एक ही डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये प्लेट्स थी। अब मैं बोलता हूं कि दोनों की दोनों प्लेट्स जब टकराती हैं, अभी तक टकरा रहे थे, दोनों प्लेट जब टकरा गई हैं, टकराने के बाद जब टूटती हैं, तो दोनों प्लेटें कैसे टूट सकती हैं। आपके पास ये जो फेलियर मॉड्यूल है, मतलब फेल करने का जो तरीका है, सपोज ये टूटा हुआ एक ये पार्ट है जो टूट गया और ये दूसरा पार्ट है जो अभी टूट गया। मतलब स्लिप का मतलब होता है एक प्लेट का दूसरी प्लेट पर सरक जाना, और सरकता कौन है, जो टूट गया पार्ट एक रह जाएगा और एक या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, एक कंडीशन हो गई, या फिर वह या तो हॉरिजॉन्टल में किसी एक तरफ दाएं चला जाएगा या फिर बाएं चला जाएगा। स्लिप का मतलब सरक जाना और फॉल्ट का मतलब जहां से प्लेट आपकी ब्रेक करती है उसको बोलते हैं फॉल्ट। तो स्लिप फॉल्ट आपके दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके कौन से, एक आपका आता है स्ट्राइक, यहां देखिए स्ट्राइक, और दूसरा आता है डिप फॉल्ट। पहला जो है वो स्ट्राइक फॉल्ट है और दूसरा है डिप फॉल्ट। तो जिसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है, मतलब एक प्लेट टूटा हुआ हिस्सा ऊपर नीचे मूव कर जाता है, मतलब वर्टिकल प्लेन में मूव कर जाता है, तो आप इसको बोलते हो डिप फॉल्ट। और जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल में मूव कर जाती हैं, मतलब आपका हिस्सा यहां से प्लेट थी कोई, ये इतने पार्ट से यहां से ब्रेक कर गई, जहां पर मैं लाइन दिखा रहा हूं, ये पार्ट इधर चला गया, ये पार्ट इधर चला गया, हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट हो गया, तो आप इसी चीज को बोलते हो स्ट्राइक फॉल्ट। दिस इज कॉल्ड
स्ट्राइक फॉल्ट। ठीक है, स्ट्राइक फॉल्ट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाता है, डिप फॉल्ट में वर्टिकल मूवमेंट हो जाता है। ध्यान रखें ये दोनों टूटे हुए हिस्से हैं, ये दोनों टूटे हुए हिस्से हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का जो टूट गया हिस्सा अगर वो ऊपर ऊर्ध्वाधर तल में गति कर जाता है तो उसको बोलते हैं डिप फॉल्ट, क्षैतिज तल में गति कर जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक फॉल्ट। ठीक है, सो इट इज ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें आप जितने भी लोग हो, अगर इसमें कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो यू जस्ट टेल मी एट द एंड ऑफ द सेक्शन, बिकॉज वी विल डेफिनेटली स्टार्ट व्हेन विल कंटिन्यू आवर क्लास टुमारो। हम लोग साइस्मिक टर्मिनोलॉजी को करेंगे। अगर अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो जस्ट प्लीज लेट मी नो, मुझे बताएं, क्योंकि मैं ये विंडो को भी बंद कर रहा हूं, मैं आपका गूगल मीट विंडो देखूंगा। यस, टेल मी। सर एक क्वेश्चन है। डेफिनेटली मैम, प्लीज बताएं। सर जैसे मतलब आप पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में मतलब आपकी आवाज चली जाती है नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते, तो मतलब अगर आपका लेक्चर दोबारा मिल सकता है? डेफिनेटली मैम, ये लेक्चर रिकॉर्ड है। ठीक है, दिस लेक्चर इज बीन रिकॉर्डेड। ये